इमेजिन कीजिए एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच के अपने अंदर ले ले। ये 5 डाइवर्स अपने आप को ऐसे ही एक दिल को दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए। और एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से एक डाइवर के सूट में लगा हुआ था वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और इस कैमरा के अंदर मौजूद दृश्य आपके हाथ पांव ठंडे करने के लिए काफी है। फरवरी 25, 2022 साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में पॉइंटे पियर नाम के एक कोस्टल टाउन में LNCS कंपनी के 5 वर्कर्स फैजल क्यूरबिन, काजिम अली जूनियर, ऋषि नगासार, यूसुफ हेनरी और क्रिस्टोफर बुड्रम एक पाइपलाइन के अंदर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। एक गवर्नमेंट ओन ऑयल कंपनी जो ट्रिनिडेड और टोबैगो में स्थित है। ये लोग इस पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी समय से बंद पड़ी हुई थी। ये एक यू शेप पाइपलाइन था जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करती थी, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ यहाँ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सके। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल हैबिटेट बेल को इस पाइप के ऊपर सेट किया ताकि पानी का लेवल इस हिस्से में सी लेवल से थोड़ा नीचे आ सके और ये लोग यहाँ खड़े हो सके। ये जो मशीन थी हैबिटेट, ये एक 8 फुट बाई 8 फुट स्क्वायर क्यूब स्ट्रक्चर था जिसे इस पाइप के ऊपर बिठाया गया था। और पाइप के ऊपर कुछ ऐसी से दिखने वाली एक हाइपर बैरक चेम्बर सी बन गई थी, जिससे अब ये लोग यहाँ एज अ ग्रुप अंदर जा सकते थे और इसके अंदर बैठ के अपने डाइविंग गियर्स वगैरह को उतार के भी आसानी से रिपेयरिंग का काम कर सकते थे। इन लोगों ने इससे पहले भी कई 100 बार इस काम को कर रखा था, लेकिन इस बार जो होने वाला था उसे देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। इस पाइपलाइन में एक अहम काम ये था कि एक इन्फ्लेटेबल प्लग को निकाल के सेपरेट करना, जो 2 हफ्ते पहले इस पाइप के अंदर इंसर्ट किया गया था। ये एक एयरटाइट प्लग की तरह काम करता था ताकि पाइपलाइन के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर लीक ना हो सके। ये प्लग एक एयरटाइट बैरियर की तरह काम करता था जो वाटर प्रेशर को बैलेंस करता था। तो इस चेम्बर को खोलने के लिए ऊपर मौजूद वर्कर काजिम अली अपने को-वर्कर को एक रेंच पास करते हैं, जिससे इसके वल्व को लूज करके इस चेम्बर या प्लग को निकाला जा सके। जैसे ही रेंच की मदद से वल्व को खोला गया, एक ऐसा शॉकिंग फोर्स क्रिएट होता है इस चेम्बर के अंदर, जिससे ये 5 डाइवर्स एक पानी के बवंडर में फंस के एक ऐसा खिंचाव बन जाता है जिसने इन 5 को इस पाइपलाइन के अंदर इनके सारे इक्विपमेंट समेत अंदर खींच लिया। ये इतना अनएक्सपेक्टेड था उन सबके लिए कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। इतने में वो रियलाइज करते हैं कि उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि पाइप के नीचे की तरफ थोड़ी सी कर्व थी, जिससे उन्हें पाइप के अंदर सांस लेने वाली जगह मिल गई थी। डाइवर्स के सूट में जो गोप्रो कैमरा लगा हुआ था उसमें इस इंसिडेंट के चंद सेकंड्स पहले की फुटेजेस को देखा जा सकता है और 1 सेकंड बाद ही स्क्रीन में सिर्फ घना अंधेरा दिखाई देता है। आप इस अगले फुटेज में इन लोगों की हलचल और चीखने की आवाज को सुन सकते हो और ये आपस में एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि सभी सही सलामत है या नहीं। इसमें एक और भयानक सच ये था कि जिस हवा से ये लोग इस पाइप के अंदर अभी सांस ले रहे थे, इसी हवा के वजह से एक ऐसा पानी का टॉर्नेडो बना जिसने इन्हें यहाँ खींच लिया था। 90 सेकेंड्स तक क्रूड ऑयल, पानी और हवा से चलने वाली ये खिंचाव चलती रहती है और आखिरकार पानी और हवा का प्रेशर सेटल होता है और ये लोग एक ऐसी जगह पे आके रुकते हैं जहां अभी ये सांस ले सकते थे। इनमें से जो एक अकेला सर्वाइवर बच गया था, वो अपने एक इंटरव्यू में उस दिन घटे इस घटना के बारे में कहता है। For too long, after a while, your body, your lungs just fight. Your airways close, you see a noise. Your body suffering to pull air and
unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna end dead. और ये तो बस शुरुआत ही थी। ये पांचों लोग एक 1200 फीट लंबे ऑयल पाइप के अंदर फंस चुके थे। जख्मी, थकावट और घबराहट के बीच ये 5 लोग किसी तरह एक दूसरे को आवाज देते हैं ताकि जिंदा बच पाने की बची कुची हिम्मत को ये दोबारा से जुटा सके। लेकिन उनकी इस सिचुएशन की जो असली सच्चाई थी वो जिंदा बच पाने से कोसों दूर थी। बहरहाल कुछ देर आपस में डिस्कशन करने के बाद ये लोग इस फैसले पे आते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को खींचते हुए बर्थ 6 की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो पूरा पाइपलाइन था ये गाढ़े तेल के कीचड़ से भरी हुई थी और घंटों मुशक्कत करने के बाद भी कुछ इंच तक आगे बढ़ना भी इसमें मुश्किल हो रहा था। टूटी हड्डी, आंखों और नाक में हर एक सेकंड क्रूड ऑयल से होती हुई जलन, इसी के साथ काला घना अंधेरा, सांस लेने में जलन और हर एक मिनट इस जगह पर किसी नर्क का एहसास दिला रही थी। और तकरीबन 1 घंटे तक जद्दोजहद करने के बाद इनके सामने एक और भयानक प्रॉब्लम आ खड़ा होता है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं पाइप में मौजूद पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है और आगे मौजूद वर्कर को ये फील होता है कि अब उसके सांस लेने के लिए महज 6 इंच जितनी जगह बची हुई है और अब यहाँ से आगे जाया नहीं जा सकता। पीछे मौजूद 2 वर्कर्स बहुत ज्यादा घायल और थक चुके थे। वो मुश्किल से अब सांस भी ले पा रहे थे। क्रिस बुड्रम और काजिम अली इस पाइप में आगे रेंगते हुए इस पूरे टीम को लीड कर रहे थे और यूसुफ, ऋषि और फैजल पीछे थे। तो आपस में इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये दोनों अपनी सांस को रोककर आगे जाएंगे और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। इन्होंने अपने साथियों को ये प्रॉमिस किया कि ये जरूर बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और अपने बाकी साथियों के लिए मदद लेकर वापस आएंगे। प्लान के मुताबिक ये दोनों अपने फेस को जितना हो सके उतना ऊपर रखकर आगे बढ़ते रहते हैं और फिर सांस रोककर पानी में तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही दूर स्विम करके ये लोग एक सेकंड पैसेज में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें वापस से सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है और ये जगह राइजर पाइप से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद थी, वो पाइप जिससे ये बाहर निकल सकते थे। इन्हें रास्ते में 2 ऑक्सीजन स्क्यूबा टैंक्स भी मिलते हैं जो इन्हीं के साथ इस पाइपलाइन में खींची चली आई थी और अब लग रहा था जैसे इसी की जरूरत थी इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये इन दोनों ऑक्सीजन टैंक्स को यूज करके इस टनल के नेक्स्ट सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो काजिम नाम का शख्स था इसकी हालत अब और ज्यादा बिगड़ने लगती है। यह मुश्किल से ही अब आगे बढ़ सकता था और इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इनके पास जितना भी बचा कुचा ऑक्सीजन है उसी के सहारे अब क्रिस यहाँ से बाहर निकलेगा और अंदर फंसे बाकी लोगों के लिए मदद लेकर आएगा। क्रिस जो आगे की तरफ मौजूद डाइवर था ये अपने सामने इस टैंक को प्लेस करता है और स्विम करते हुए एक 2 फीट चौड़े पाइप से होकर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसके दिमाग में एक डर अभी भी बरकरार था। क्या हो अगर ये बर्थ 5 निकला तो? लगभग 50 फीट स्विम करके अब वो ऊपर पहुंच चुका था। इसके ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन भी अब खत्म हो चुका था और अगर ये बर्थ 5 निकलता तो यहाँ पर मौत तय थी। जैसे तैसे उसने अपने भगवान को याद किया और अपने आप को एक आखिरी बार पुश करके पिछले 2 घंटे से स्विम करते हुए क्रिस अब फाइनली ऊपर खुली हवा में आ चुका था और वो बर्थ 6 के ऑयली वाटर के सरफेस पर सक्सेसफुली पहुंच चुका था। उसने ऊपर पहुंचते ही जोर जोर से पाइप के दीवारों को हिट करना शुरू किया और अपनी बची कुची एनर्जी से चीख चीख कर शिप में मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाने की कोशिश करी। यहाँ ऊपर शिप में मौजूद क्रू के एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी और उसे सक्सेसफुली बाहर रेस्क्यू कर लिया गया। क्रिस ने भगवान का लाख शुक्रिया अदा किया और बताया कि पाइपलाइन के अंदर कुछ जगहों में छोटे छोटे ऐसे एयर पॉकेट्स मौजूद हैं और अभी भी वहां पर 4 लोग फंसे हुए हैं। अब तक क्रू मेंबर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि ये पूरा पाइपलाइन ऑयल से भरी हुई है और ये लोग जो अंदर फंसे हुए हैं ये अब तक डूब गए होंगे और जो ऑक्सीजन सिलेंडर इनके साथ मौजूद है इनसे महज 1 घंटे
घंटे तक सांस लिया जा सकता था। लेकिन क्रिस को बाहर आता देख क्रू को भी अब एक आशा की किरण सी दिखाई देती है। क्रिस के मुंह से ये पूरा वाकया सुनने के बाद क्रू मेंबर्स पानी में उतरते हैं और इस पाइप के अलग अलग जगह पर टैप करते जाते हैं। इसके जवाब में दूसरी तरफ पाइप के अंदर फंसे डाइवर्स भी टैप करके अपनी लोकेशन इन्हें बताते हैं। अंदर मौजूद डाइवर्स अब तक जो पूरी तरह से टूट चुके थे, उन्हें मानो एक आशा की किरण सी दिखाई देती है। उन्हें अब ये पता था कि बाहर मौजूद इंसानों को अब ये पता है कि 4 इंसान यहाँ अंदर फंसे हुए हैं और ये जानते थे कि प्रोफेशनल डाइवर्स और हर तरह की इक्विपमेंट्स बाहर शिप में मौजूद है, जिसके मदद से इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ऑक्सीजन टैंक्स, रस्सी, लाइट्स, हेल्प, घंटे दर घंटे समय बीतता रहता है और ये लोग अंदर बस इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई बाहर से रोशनी अंदर आएगी या फिर कोई ऑक्सीजन टैंक आने की इन्हें आवाज सुनाई देगी और इन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन अफसोस, ना ही उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना ही बाहर से कोई आवाज अंदर आती हुई सुनाई देती है। अंदर फंसे ये लोग ना सिर्फ घायल हालात में इंतजार कर रहे थे, बल्कि अब उन्हें इस ऑयली हवा में सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ जितनी भी लिमिटेड एयर सप्लाई अंदर मौजूद थी, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुल रही थी, जिससे अभी सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक इंतजार किया, लेकिन अंत तक उन्हें बचाने कोई भी नहीं आया। लेकिन यहाँ सवाल है कि LMCS, पैराफ्यूल, कोस्ट गार्ड्स उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आए? कुछ लोगों के मुताबिक पैराफ्यूल्स कंपनी अपने बाकी डाइवर्स को पाइप के अंदर भेज के उनकी जान को खतरे में लाना नहीं चाहते थे। पैरा कंपनी के मुताबिक उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना बिना दूसरे डाइवर्स की जान को खतरे में डाले काफी मुश्किल था। इसमें दूसरे डाइवर्स की भी जान जा सकती थी। कुछ के हिसाब से अंदर मौजूद इंसान पहले ही मर चुके थे और किसी और चीज की आवाज अंदर से उन्हें आती हुई सुनाई दे रही थी। कोस्ट गार्ड्स, LMCS और डाइवर्स के फैमिली मेंबर्स सबके अपने अपने वर्जन्स हैं इस कहानी के पीछे। लेकिन जो फैक्ट यहाँ इनकार किया नहीं जा सकता वो ये है कि जब क्रिस पुडरम को बाहर निकाला गया फ्राइडे तकरीबन 5 बजे के आसपास, बाकी 4 डाइवर्स तब भी पाइपलाइन के अंदर जिंदा थे। कई दूसरे डाइवर्स के मुताबिक उन्होंने लगातार 48 घंटे तक पाइप के अंदर से टैपिंग सिग्नल को सुना था। जब इनकी बॉडीज को बाहर निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था, तब ये क्लियर हो गया था कि ये चारों डाइवर्स शनिवार तक जिंदा बचे हुए थे और कुछ तो इससे भी 2 दिन ज्यादा यानी मंडे तक जिंदा थे। Because everything inside me hoping I rescue, you know? Everything inside me hoping I rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me.
I'm trying to come up. General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you. You're right behind me. Ah. You don't know I'm trying to come up. It's not going up. Who making all that noises? Come on, all that we let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. I'm trying to come up. Huh? Who is that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Feisty? You and Feisty was together all the time? Who else with you? Can't with you? Right there where? Can't everything alright with you? No. Any elements break? Your leg, alright. Five. Anything happen to you? A five? Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened?